हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। किसी भी कोई ज्ञान देने का मूड नहीं है। एआई का बबल बर्स्ट हो चुका है। मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया था 17 अक्टूबर को। मैंने ये वीडियो बनाया था क्योंकि 15 अक्टूबर को गीता गोपीनाथ ने, जो फॉर्मर आईएमएफ की चीफ थी, उन्होंने आईएमएफ को छोड़ा और छोड़ते ही 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये आर्टिकल लिखा। मुझे तो ऐसा लगता है ये आर्टिकल उन्होंने आईएमएफ की चीफ रहते हुए नहीं लिख सकती थी। शायद वो जॉब छोड़ने के बाद, जब वो हार्वर्ड के अंदर शायद वो प्रोफेसर हो गई हैं, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में ये लिखा था कि एआई की जितनी भी जो ग्रोथ हो रही है वो यूएस में हो रही है। चाइना के अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज नहीं है एआई की। लेकिन यहाँ पे सब क्योंकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, तो सारी की सारी जो ग्रोथ हो रही है, सारा का सारा जो डेवलपमेंट और सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो चंद कंपनियों में हो रहा है। थोड़ी-सी कंपनियाँ हैं जिनके अंदर वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है? और वही हुआ कि उन्होंने कहा कि ये डेंजरस है क्योंकि एक ही बास्केट के अंदर अमेरिकन्स का भी और पूरी दुनिया का पैसा लग रहा है। उस बास्केट के अंदर सिर्फ 7 कंपनीज़ हैं और अगर सातों की सातों कंपनीज़ इंटरलिंक्ड हैं, अगर एक कंपनी के अंदर भी करेक्शन आएगी, तो वो ताश के पत्तों की तरह बाकी कंपनीज़ पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा और एग्ज़ैक्टली वैसे ही प्ले हुआ है। और मैं आज आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताऊँगा, कुछ डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ बताऊँगा। हो सकता है कि आने वाले टाइम का जो एफटीएक्स है, जो इस साइकिल का एफटीएक्स शायद एनवीडिया बन जाए। क्योंकि एफटीएक्स के अंदर भी यही हुआ था कि एफटीएक्स एक कंपनी थी जो फॉल आउट हुई। उससे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज़ थी, उनका फिर हमने ताश के पत्तों की तरह गिरते हुए देखा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई एनवीडिया खत्म हो रहा है, एआई का बबल खत एआई जो है वो खत्म हो जाएगा। एआई एआई जो था वो पोंज़ी था, नहीं। एनवीडिया पोंज़ी था, नहीं। ये एआई ने मिसयूज़ करे फंड्स का, नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है कि मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊँगा कि यहाँ पे जो इन्फ्लेट हुई ना कंपनियों की मार्केट कैप 4 ट्रिलियन की, आपके 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर का एनवीडिया हो गया, बाकी कंपनीज़ जो एआई के नैरेटिव के साथ, आप ये सोचो कि पूरे अमेरिका के अंदर ग्रोथ हो का रही है, सिर्फ एआई में तो हो रही है। अगर ओवरऑल आप अमेरिका की हालत देखो, हर सेक्टर में उनकी हालत खराब है। सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जो ग्रोथ है, पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है, वो एआई की इंडस्ट्री को जाता है। एआई की कंपनीज़ का जो मार्केट कैप है, वो जिस तरीके से बढ़ा है, वो उस इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये वीडियो एक्चुअली में थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं पहले से वार्निंग दे रहा हूँ। थोड़ा टाइम और वक़्त लेके समझाऊँगा। आपका पोर्टफोलियो मैं जानता हूँ कि 50% से ज़्यादा है और आपको एक ज्ञान की बातें बहुत बुरी लगती हैं। लेकिन देखो, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी अपने किसी चीज़ को दोष मत दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट के अंदर, वो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ ना कि लंबी अवधि के लिए आइए, क्योंकि लंबी अवधि में ये छोटे-मोटे इवेंट कभी भी मैटर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन पहले करेक्शन नहीं हुई है, बिटकॉइन में 10 बार ही ऐसा हुआ है कि 25% से ज़्यादा करेक्शन हुई है पिछले 8 सालों में। और बिटकॉइन में ऐसा हुआ है कि 50% से ज़्यादा भी गिरा है बिटकॉइन, ये करीब 6 बार हुआ है ऐसा पिछले 8 सालों में। और बिटकॉइन के अंदर 75% की करेक्शन भी है, ऐसी बात नहीं है, और ये 3 बार हुआ है पिछले 8 सालों में। तो ऐसा नहीं कि करेक्शंस पहली बार हुई, लेकिन मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको कह रहा हूँ कि आप वजह तो पता करो ना। आपको अगर एक बार सही वजह पता लग गई, तो आगे आप अपनी चीज़ें जो हैं, वो सही तरीके से आप चल सकते हो। प्रोबेबली इसको कई लोग ऐसे भी देख रहे हैं कि यार बहुत टाइम से वो एक एंट्री लेना चाहते थे और वो एंट्री लेने का मौका शायद उनको मिल गया है। तो प्रोबेबली कुछ लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं। सो आप कैसे देख रहे हो मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उस इन्फॉर्मेशन के बाद में लास्ट में आपको कुछ समराइज़ेशन भी करूँगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी लाइफ़ का, इस वक़्त का, क्योंकि इतनी सारी नॉइज़ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में हुआ क्या? इस वक़्त का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो ये साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो शुरू करते हैं, मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया। सबसे पहले आप ये देखो कि जो टॉप 7 कंपनीज़ हैं अमेरिका की, मैग्निफिसेंट 7 कहते हैं इन्हें। हालत देखिए, 1 दिन के अंदर अगर आप चेंज देखें तो अल्फ़ाबेट के अंदर सवा परसेंट का, टेस्ला में 2.17%, एनवीडिया में 3.1%। सबसे ज़्यादा करेक्शन एनवीडिया के अंदर देख रहे हो, अब वो है 3.15%। और एनवीडिया के अंदर ये तब है करेक्शन, जब हम तो ये सोच रहे थे कि जो तीसरा क्वार्टर है, उसके रिज़ल्ट जब आएँगे, जो उसकी अर्निंग के जो रिज़ल्ट्स आएँगे, वो अगर बुलिश हुए, अच्छे रिज़ल्ट आएँगे, तो मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और ऐसा हुआ भी, उसके रिज़ल्ट्स अच्छे आए। लेकिन रिज़ल्ट्स आने के साथ-साथ बहुत सारी फैक्ट चेकिंग आई। लोगों ने जो उसके जो पर्दाफ़ाश किया, जो अर्निंग्स का, जो मैनिपुलेशंस का, उसके बाद तो पूरी मार्केट हिल के रह गई। प्रॉब्लम सिंपल सी है एनवीडिया के अंदर कि इतना पैसा एनवीडिया में जा रहा है, क्या अर्निंग हो रही है? क्या पैसा कमाया जा रहा है? क्या इतनी रेवेन्यू आ रहा है? और ये जो पैसा दिखाया जा रहा है कि इतना हमें, हमारी सेल्स हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, हमारा हमारा हमारे पास स्टॉक नहीं है देने के लिए, हमारे बनाने के लिए नहीं, हमारे पास डिमांड इतनी है, तो फिर ये आउटस्टैंडिंग्स क्यों बढ़ रही हैं? कैश की
सिचुएशन इतनी खराब क्यों है और ये आपस में खेल क्या चल रहा है कि एक कंपनी दूसरे में लगा रही, दूसरी इसमें लगा, मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। लेकिन आप फिलहाल ये देखो कि एक कंपनी एनवीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हो गई है पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स की, कि अगर एक कंपनी 3% से करेक्शन हो कर लेती है अगर एक दिन के अंदर, तो पूरी की पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है। आप कैन यू इमेजिन ये बबल कितना बड़ा हो चुका है। और 4 ट्रिलियन का 30% इज अ डिसेंट अमाउंट ना यार। मतलब ये और आपको पता है कि पूरी दुनिया लीवरेज पे चलती है, तो करेक्शंस आती हैं बिलियंस में, लेकिन इसका इम्पैक्ट पड़ता है ट्रिलियंस पे। तो इस तरह की इतना, और ये 7 कंपनीज़ जो हैं, मैग्निफिसेंट 7, ये आपस में इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा कि एक कंपनी के अंदर कुछ होता है, और वो भी इन सब की जो सेंटर पॉइंट है, वो एनवीडिया है। अगर एनवीडिया में कुछ होता है, तो वो सातों की सातों कंपनियों को उसका इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? चलिए मैं इसको इसको और डिटेल में कवर करता हूँ। ये ना इन्होंने 15 अक्टूबर को ये आर्टिकल छापा था। जब ये जॉब में थी तब इतना नहीं बोलती थी। जॉब से जैसे ही निकली तो इन्होंने ये आर्टिकल छापा, और इस आर्टिकल ने बड़ा हाहाकार मचाया। मैंने इस आर्टिकल पे स्पेसिफिकली वीडियो बनाया था। 50,000 उसके 48,000 व्यूज़ हैं। 17 अक्टूबर को मैंने बनाया था इसी आर्टिकल के बेस पे, और मैंने ये बोला था कि एआई का बबल जो है वो बर्स्ट हो सकता है, जो उस आर्टिकल में था। प्लस प्लस मेरा भी ये मानना है, मेरा भी ओपिनियन है कि एआई का जो बबल है वो बर्स्ट हो सकता है, क्योंकि एआई के अंदर मेरी जितनी स्टडी थी वो ये कहती थी कि 95% जो इन्वेस्टमेंट है, जिन कंपनियों ने एआई के अंदर इन्वेस्ट किया है, 95% कंपनियों को ज़ीरो रेवेन्यू आ रहा है, ज़ीरो रिटर्न आ रहा है, ज़ीरो। सोचिए कि 95% जो इन्वेस्टमेंट है वो वर्थलेस है। एआई एआई पैसा ले रहा है बट रेवेन्यू कुछ नहीं आ रहा है, इतना पैसा चाहिए एआई के अंदर। तो बेसिकली ये एक कंसर्न था मेरे लिए। प्लस मैंने एक चीज़ पैटर्न को देखा कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है, राइट? इसको इस तरीके से समझिए कि एक जैसे राजू है, राजू ने बोला कि मैं एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? राजू ने बोला मैं एक रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। विजय ने बोला कि देख भाई, तू रेस्टोरेंट का बिजनेस चालू कर रहा है, मेरी ना तेरे को क्या चाहिए? तो राजू ने बोला कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए यार, मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। तो विजय का ना ग्रोसरी स्टोर था, जैसे बिग बाजार हो गया है, या वॉलमार्ट टाइप का एक छोटा सा उसका एक बिजनेस था उसका, एक शहर के अंदर अच्छा बड़ा ग्रोसरी का स्टोर था। तो उसने बोला देख यार, देख, तू बिजनेस शुरू कर रहा है रेस्टोरेंट का, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन देख, पैसा तू जो ग्रोसरी तू मेरी दुकान से लेगा। क्लियर हो गया? तो भाई राजू ने विजय को, जो रेस्टोरेंट ओनर था, उसको पैसा दिया। विजय ने क्या करा, उसी पैसे से वापस उससे ग्रोसरी ले ली। आर यू गेटिंग मी? तो पैसा रिटर्न होके इन्वेस्टर के पास वापस आ गया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इधर दिख रही है सेल, कि ग्रोसरी स्टोर की सेल हो गई। उधर उस नए बिजनेस की वैल्यूएशन की, यार उसमें इन्वेस्टर आ गया, और दोनों की बुक्स जो है वो वैल्यूड हो गई। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखो तो पैसा रोटेट हुआ, पैसा, कोई नया इन्वेस्टर नहीं आया, कोई नई सेल नहीं हुई, कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो एक पैसा एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में गया, और दूसरी एंटिटी से पलट के वापस आ गया। ये है झोल, समझ रहे हो? तो इसको और डीपली समझते हैं। देखो, ये मैंने बात कोई हवा में नहीं बोली। टाइम्स ऑफ इंडिया और गैजेट नाउ, कहीं भी आप गूगल कर लोगे, 95% कंपनीज हैव जीरो रिटर्न ऑन देयर एआई इन्वेस्टमेंट। तो ये बबल तो बनता दिख रहा था। एनवीडिया का ना रिजल्ट बहुत अच्छा आया। शुरुआत कहाँ से हुई देखो, एनवीडिया का बड़ा शानदार रिजल्ट आया। क्वार्टर 3 का रिजल्ट बल्ले बल्ले, और उसके बाद मार्केट पंप करने लगी। नेट इनकम जो थी उनकी 65% बढ़ गई, जो कि 31.9 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गई। क्वार्टर 4 में भी आउटलुक दिखा दिया कि बहुत अच्छा आउटलुक है। क्वार्टर 4 में कंपनी ने बोला कि 65 बिलियन यूएस डॉलर की हम चिपसेट्स जो है अपने जो है वो सेल करेंगे। एनवीडिया के क्वार्टर 3 में 57 बिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू आया। 22% का इंक्रीज था ये पिछले क्वार्टर से, और 62% का इंक्रीज था ईयर ओवर ईयर। तो बड़ा शानदार इन्होंने ना अपनी अर्निंग्स दिखाई। लेकिन इस अर्निंग से मार्केट टेम्पररीली पंप हुई, टेम्पररी, मतलब कि हाँ स्पाइक हो गया, वो बढ़िया हो गया, बल्ले बल्ले, इसी का तो इंतजार था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हमने ये देखा था कि पास्ट में माइकल बरी, जिन्हें मतलब 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, इन्होंने भाई एनवीडिया अपना बेचा, इन्होंने अपना हेज फंड रैप अप किया, और इन्होंने वार्निंग देना शुरू कर दी थी आज से कुछ समय पहले। और जब ये क्वार्टर 3 का रिजल्ट आया तो इन्होंने कुछ मेजर फ्लैग्स बताए अकाउंटेंसी के अंदर। फिर क्या था, मतलब आप ये देखो कि सॉफ्ट बैंक
माइकल बरी और बहुत सारे कुछ बड़े-बड़े नाम एनवीडिया से पहले ही निकल गए थे। आज से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले निकलना शुरू कर दिया था। लोगों को लगा यार ये क्या हुआ अचानक सॉफ्टबैंक निकल गया। माइकल बरी के निकलने के बाद तो हाहाकार मच गया था। तो लोग ये सोच रहे थे कि जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो खराब आएगा। रिजल्ट खराब नहीं आया, रिजल्ट अच्छा आया, लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद चीज़ें आने लगी, फैक्ट आने लगे और गाइज़ मैं बता रहा हूँ इस ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर लेना। इस ट्विटर हैंडल ने काफ़ी चीज़ें एक्सपोज़ करी। सबसे पहले उसने बोला कि एनवीडिया की जो रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं वो यहाँ उसमें 112 बिलियन यूएस डॉलर का स्कैम हुआ है, जो कि वॉल स्ट्रीट ने मिस कर दिया। इसने ना ब्रेकअप दिया है कि हर चीज़ का। अब ये देखो, सो बेसिकली इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो रिटर्न जो चीज़ें हुई हैं वो ये देखो। सबसे पहला है कि 112 बिलियन यूएस डॉलर का शेयर होल्डर का थेफ्ट हुआ है। इसमें बेसिकली इनका ये कहना है कि एनवीडिया ने 2018 से 188 बिलियन यूएस डॉलर का कैश जनरेट किया है। शेयर होल्डर्स को तो 92 बिलियन यूएस डॉलर मिले और जो 112 बिलियन यूएस डॉलर है वो अपनी एम्प्लॉयी स्टॉक कंपनसेशन में बाँट दिए। तो इसका मतलब क्या है कि एनवीडिया के खुद को तो उन्होंने 112 बिलियन यूएस डॉलर के शेयर्स जो है वो बायबैक कर लिए और जो जो इन्वेस्टर था उसको जो है वो आधा मिला। तो योर रिटर्न्स मेड एम्प्लॉइज बिलियनर और आपको आधा मिला। तो एम्प्लॉइज बिलियनर हो गए, आपको आधा मिला। मार्जिन कोलैप्स, ग्रॉस मार्जिन जो है ना एनवीडिया का वो 74.6% से 73% गिरा है। इसका मतलब एनवीडिया आपको ये नहीं बता रहा है कि अब उसको एक स्टिफ कंपटीशन भी देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। अगर एनवीडिया आपको बार-बार ये कह रहा है कि ऑलमोस्ट उनकी मोनोपोली है इस फील्ड में, लेकिन मार्जिन क्यों कम हो रहे हैं? मार्जिन इसीलिए कम, ये मार्जिन वाली चीज़ कोई नहीं बता रहा है। तो बेसिकली क्या है, दिस ये क्या है कि इनसेन डिमांड तो कह रहा है वो, 500 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर भी कह रहा है, लेकिन मोनोपोली नहीं है क्योंकि मार्जिन जो है वो कम होते जा रहे हैं और देयर इज़ अ स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट दैट इज़ ग्रोइंग। दूसरा ये कि एक एनर्जी वॉल, बेसिकली क्या है कि यूएस की जो पावर ग्रिड है, वो 45 गीगावाट साल का ऐड करती है और एआई को चाहिए 250 से 350 गीगावाट। इस टाइम अमेरिका के अंदर 120 से 180 गीगावाट शॉर्ट है और कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब ये कि 4 से 6 गुना मैनहट्टन प्रोजेक्ट चाहिए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने के लिए, ठीक है? मतलब आप सोचो कि कितना बड़ा मैसिव एक स्केल पे उनको न्यूक्लियर प्लांट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए कि अगर नेक्स्ट लेवल पे एआई को ग्रो कराना है, ठीक है? तो न्यूक्लियर प्लांट्स जो हैं वो स्केल अप नहीं हो रहे हैं। तो एनवीडिया के पास ऑर्डर्स हैं, लेकिन अमेरिका के पास इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। उन ऑर्डर्स को उन चिप्स को रन करने के लिए, ये है खेल। तो एनवीडिया बार-बार ये कह रहा है हमारे पास लिमिटलेस ऑर्डर है, फ्यूचर में इतने ऑर्डर्स हैं। अरे वो जिस स्केल पे वो ऑर्डर्स दिखा रहे हैं, उस स्केल पे चिप्स को रन करने की इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कहीं तो कुछ झेल है ना। स्मार्ट मनी का एग्जिट हो रहा था। सॉफ्टबैंक ने 5.8 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो प्री अर्निंग वो निकल गए। पीटर थिल निकल गए। पीटर थिल ने 40% का जो पोर्टफोलियो था अपना डंप कर दिया और उसके बाद माइकल बरी निकल गए। मतलब 131 बिलियन यूएस डॉलर के जो इन्वेस्टर है वो ऑलरेडी पहले से निकल गया था, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि एनवीडिया के अंदर ये रेड सिग्नल्स आने लगे। ऊपर से इसी ट्विटर हैंडल ने बताया कि आपको क्या पता है कि ओपन एआई की 500 बिलियन यूएस डॉलर की जो है उसका साम्राज्य है, उसकी वैल्यूएशन है। आपको पता है ये वैल्यूएशन करता कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो 12 लोग काम करते हैं। जिन कंसल्टेंसी फर्म्स ने उसको वैल्यू किया है, मतलब ये क उन फंड कंसल्टेंसीज़ का नाम है फोंटेनेलियो, डफील्ड एंड ओटेक, ये इनके नाम भी नहीं सुने थे। ये पीडब्ल्यूसीज़ और दुनिया के बिग 4 ने वैल्यूएशन नहीं लगाई है। ये वैल्यूएशन जिस कंसल्टेंसी फर्म ने लगाई है, उसमें सिर्फ़ 12 लोग काम करते हैं। क्या ये राइट है कि वो 500 बिलियन यूएस डॉलर की वैल्यूएशन इतनी छोटी-छोटी कंसल्टेंसी फर्म्स वैल्यू कर रही हैं? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क था। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे बोला कि भाई सबसे ये झोल समझ नहीं आता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो 13 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट करता है ओपन एआई में। ओपन एआई जो है वो उसको अजूरे पे स्पेंड करता है। माइक अजूरे क्या है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है। माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, उसे रेवेन्यू बुक करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट जो है एनवीडिया के चिप्स जो है वो बाय कर लेता है। तो बेसिकली पैसा घूम के एक कंपनी दूसरी कंपनी में पैसा लगा रही है। मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा अभी। इसका मतलब क्या है कि 45% ऑफ एनवीडिया जो है वो 60 बिलियन यूएस डॉलर के डेटा सेंटर जो है वो तीन ही कंपनियों से आ रहे हैं। मतलब 45% ऑफ एनवीडियाज के 60 बिलियन यूएस डॉलर के जो डेटा सेंटर का जो रेवेन्यू है वो तीन ही हाइपर स्केलर से आ रहे हैं। तो ये कितना सेंट्रलाइज्ड है उनका रेवेन्यू, ठीक है? तो ये एक इसने एक और चीज यहाँ पे बताई। और मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग चीज है कि सबसे बड़ी चीज जो ये है, ये आपको बोल देगा हो क्या रहा है कि आपस में कंपनियां खेल रही हैं। जैसे ओपन एआई और एनवीडिया। ओपन एआई
डील्स देखो कैसी हो रही हैं। एक कंपनी दूसरे में लगा रही है, फिर दूसरी कंपनी उसी को वापस कर रही है पैसा। कैसे, ये देखिए, ओपन एआई अनाउंस्ड अ पार्टनरशिप विद एनवीडिया, ठीक है, वेयर एनवीडिया विल सप्लाई लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। Concurrently, NVIDIA is reportedly to invest into OpenAI build out। मतलब पहले OpenAI पार्टनरशिप कर रहा है NVIDIA से, फिर NVIDIA जो है उसको लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेशलाइज्ड एआई एंड चिप्स दे रहा है, फिर NVIDIA जो है वो OpenAI में बेसिकली इन्वेस्ट भी कर रहा है। तो ये लूप है। ये लूप क्या है कि NVIDIA सप्लाइज हार्डवेयर, OpenAI यूजेस इट, देन डिमांड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ NVIDIA राइज, NVIDIA इन्वेस्ट एंड पार्टनर्स विद OpenAI, ठीक है। तो एक कंपनी जिससे आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसी के साथ आप धंधा कर रहे हो, तो पैसा वहीं क्या वहीं रोटेट कर रहा है। इसको मैं और सिंपल करके बताना चाहूंगा। यहीं पे देखो झोल, अगर आपने ये समझ लिया ना, तो आप समझो कि आपने काफी कुछ गेम को समझ लिया। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक आदमी है, वो आपके पड़ोस में था, वो टीवी ले आया, फ्रिज ले आया, सैमसंग का सब 3-4 आइटम ले आया, क्रेडिट कार्ड से लेके आया। जब वो लेके आया, आपने देखा, आपने कहा यार बड़ी समृद्धि आ गई इसके घर में, कमाल है यार, बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में। अब जब उसकी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू हुई, तो उसने क्या करा, बैलेंस ट्रांसफर कर लिया दूसरे क्रेडिट कार्ड से। अब जो ये क्रेडिट कार्ड जिसको स्पेंड हुआ था, उसकी नजर में तो वो क्लाइंट अच्छा है ना, अब वो दूसरे क्रेडिट कार्ड की लाइबिलिटी हो गई। दूसरे का नंबर है, उसने तीसरे क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली दुनिया को लग रहा है कि राजू जो है जेंटलमैन बन गया, लेकिन उसने उधारी ली थी एक क्रेडिट कार्ड से, वो कंपनी की भी उधारी उसने दूसरे से पे कर दी, तो वो कंपनी के साथ भी अच्छा है। अब कहीं ना कहीं वो जब बैलेंस ट्रांसफर करते 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 40 क्रेडिट कार्ड हो गए राजू के पास। अब राजू दुनिया में तो समृद्ध है, लेकिन राजू के पीछे 40 कंपनियां जो है उसने घुमा दी हैं। तो एक्चुअल में तो एक ही पैसा घूम रहा है ना, लेकिन 40 कंपनियां इफेक्टेड हैं, 40 कंपनियों से वो डील कर चुका है, लेकिन रियलिटी में ना समृद्धि हो रही है, ना किसी की सेल हो रही है, ना ग्रोथ हो रही है। अल्टीमेटली राजू ने अभी तक वो पैसा पे नहीं किया। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो वैल्यूएशन है, ये आपस में कंपनियां खेल रही हैं। मैग्निफिसेंट सेवन कह रहा है, तू मेरा दोस्त, मैं तेरा दोस्त, आ मिलके चाय पीते हैं। तो मतलब आपस में ये गठबंधन जो है ना, ये उनकी वैल्यूएशंस को बढ़ा रहा है, एआई के नैरेटिव को बढ़ा रहा है। वही कह रहे हैं, दुनिया हम पे विश्वास करके पैसा लगा रही है ना, लगाने दो ना। हम आपस में अपनी वैल्यूएशंस को नीचे नहीं जाने दे सकते। पूरी दुनिया एआई की तरफ भाग रही है, तो यार इसका फायदा उठाते हैं। बट यहीं पे कैच है, जब इसमें से एक कंपनी, सेंट्रलाइज कंपनी एनवीडिया, अगर, और वो अभी हो भी रहा है, गुब्बारे के अंदर पिन लगी नहीं और काम हुआ नहीं, ठीक है। तो ये दिस इज एग्जैक्टली दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आई जस्ट होप कि यू आर ट्राइंग टू गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये देख लो। अच्छा, एक और मतलब यहाँ देख लो, ये लिखा है यहाँ पे एक आर्टिकल में, बहुत अच्छा कह रहा है कि सर्कुलर अरेंजमेंट बिटवीन कंपनीज दैट एक्ट एज सप्लायर, इन्वेस्टर एंड कस्टमर ऑफ ईच अदर combined with booming AI valuations have added to concern। लोग कोई पागल नहीं है, उनको कभी ना कहीं गेम समझ में आ जाती है। और यहाँ पे बेसिकली बिटकॉइन के बारे में बताया कि आफ्टर 16 years and 1.83 ट्रिलियन आई फाइनली अंडरस्टैंड व्हाट बिटकॉइन एक्चुअली मींस। इट इज नॉट अ डिजिटल गोल्ड, इट इज अ पेमेंट सिस्टम। मैं इसको बिटकॉइन वाले एंगल को बाद में समझाऊंगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे सुनील अग्रवाल जी आ नहीं पा रहे हैं आजकल, अपने प्रोजेक्ट में बिजी हैं। लेकिन सुनील अग्रवाल जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है। इन्होंने बोला है कि क्रिप्टो इज मोर इंपॉर्टेंट टू अमेरिका देन एआई। एक दिन आएगा, अमेरिका इज गोइंग टू लूज द वॉर टू चाइना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, top reason is that China is way ahead of USA in terms of electricity availability। चाइना इलेक्ट्रिसिटी के पास इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, अमेरिका के पास डेटा सेंटर्स नहीं है, और वो पावर कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को फील करेंगे। चाइना के पास चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म है, चाइना के पास इलेक्ट्रिसिटी है। चाइना एआई हैज अ ब्राइट फ्यूचर बट करंट एआई बिजनेस रेवेन्यू कैन नॉट जस्टिफाई द मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो कर रहे हैं एआई, उतना ज्यादा उनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो चाइना वे अहेड है रोबोटिक्स में, चाइना के पास ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ चाइना हैज अ क्वाइट बिग एज कंपेयर टू यूएस। व्हाट इट मींस फॉर यूएस, 90% ऑफ जीडीपी ऑफ यूएस इज कमिंग फ्रॉम एआई नाउ, ठीक है। 90% जीडीपी अमेरिका की एआई से आ रही है, सुनील अग्रवाल जी का कहना है। और ये कह रहे हैं कि स्लो रेवेन्यू ग्रोथ वर्सेस फास्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल पुट द यूएसए इन डीप सूप। ये क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन, यूएसए के पास फाइनली ऑप्शन क्या होगा। और यहाँ पे इन्होंने एक और बात बोली, 12वां पॉइंट देखिए, बोल रहे हैं ओपन एआई बैलेंस शीट इज ऑलरेडी शोइंग क्रैक्स एज दे आर रीराउटिंग रेवेन्यू थ्रू बिजनेस डील्स विद एनवीडिया। ये सब वही जो मैं कह रहा हूँ ना, आपस में मिले हुए। व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट फॉर यूएसए, यूएसए क्या करेगा कि आईसीयू करना शुरू कर देगा,
क्योंकि जब वो एआई की रेस हारना शुरू करेगा, वो चैट जीपीटी को बोलेगा, ओपन एआई को बोलेगा तुम भी टोकन लॉन्च कर दो, वो बोलेगा मेटा को कि तुम भी टोकन लॉन्च कर दो, गूगल को बोलेगा तुम भी टोकन लॉन्च कर दो, इलॉन मस्क को बोलेगा तुम रोबोट वाला ऑप्टिमस रोबोट है ना उसका भी टोकन लॉन्च कर दो। अमेरिका क्या करेगा कि चाइना के सामने रेस हारते देख वो कहेगा कि चाइना तू एआई, चाइना चुपचाप काम करता है, चाइना सारे काम कर रहा होगा, चाइना जो चीज आज अमेरिका कर रहा है चाइना उससे आगे कर रहा है, चुपचाप कर रहा है, बताता नहीं है, वो एकदम एकदम रिलीज करेगा चीजें। कहीं ना कहीं यूएस को ये पता है। यूएस क्या करता है कि अपनी मार्केट्स को बढ़ाने में लगा हुआ है, पैसे बनाने में लगा है। चाइना पैसे नहीं बना रहा है, चाइना एक्चुअल में टेक पे काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है। जब अमेरिका ये रेस हार रहा होगा तो वो अपनी कंपनियों को बोलेगा तुम दबा के टोकन लॉन्च करो और पूरी दुनिया पे टोकन फैला दो, पूरी दुनिया की कैपिटल को अट्रैक्ट कर लो। चाइना कैपिटल अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, चाइना की गेम नहीं है टोकन लॉन्च करना, टोकन बनाना। अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसको पता है कि मनी को अट्रैक्ट कैसे करते हैं। और अमेरिका इस गेम में लड़ाई ये होने वाली है कि चाइना का एआई वर्सेस अमेरिका का टोकनाइजेशन। तभी आपने देखा होगा कॉइन बेस का आईसीओ का प्लेटफॉर्म आ गया है दोस्तों, बहुत गहरी चालें हैं ये। आपको ना ये चीजें समझनी है दोस्तों, ये हम समझनी है, समझ रहे हो? दैट इज व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। और इलोन मस्क का ये कहना है कि फ्यूचर एक ऐसा आने वाला है, फ्यूचर एक ऐसा आने वाला है कि जिसमें ना तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, ना कोई पॉवर्टी होगी, और ना ही आपको ये सारी चीजें जो है वो ऑप्शनल होंगी। अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना गाइस, तो ये दिस इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स, ठीक है? तो मुद्रेक्स का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी जो तरीके से मार्केट गिरी हुई है, डीसीए करो, डीसीए और गिर सकती है, मैं तो कहता हूँ और गिरेगी। अपना डीसीए को बढ़ाओ, डीसीए को मत छोड़ो, फियर एक्सट्रीम लेवल पे। दिस इज द टाइम। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, आप साइड पे बैठे थे, आप सोच रहे थे कभी क्रिप्टो में एंट्री लूंगा, कई लोग बैठे होते ना, भाई यही वो टाइम है। और एसआईपी के थ्रू एंट्री लो। जब 1,25,000 पे बिटकॉइन का फंडामेंटल ठीक था, तो अभी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। देखो, ये समझ में आ गया कि गोल्ड नहीं गिरा, पूरी मार्केट गिरी, गोल्ड नहीं गिरा, ठीक है? क्लियर हो गया गोल्ड क्यों नहीं गिरा, और गोल्ड बढ़ रहा था पीछे। गोल्ड को पहले से पता था कि ये जो एनवीडिया और ये एआई का बबल है ना भैया, ये फटने वाला है, एआई का बबल। लोग जो स्मार्ट मनी थी वो गोल्ड में चली गई थी। एक और चीज बताऊं, गोल्ड में चीज जाती क्यों है? क्योंकि गोल्ड को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। मतलब प्राइस को बड़ी इंस्टीट्यूशंस कर सकते हैं, डिमांड सप्लाई और लीवरेज ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन गोल्ड की इनहेरेंट वैल्यू को आप जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं बदल सकते, ठीक है? तो उसकी ग्रेविटी, भाई अल्टीमेटली तो नेचर की देन है ना गोल्ड। तो उसको नहीं बदल सकते, आप उसको रिक्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए गोल्ड जो है वो स्टोर ऑफ वैल्यू में, जब देखिए पूरी दुनिया में मैनिपुलेशन हो और एक चीज ऐसे मुट्ठी नहीं खोल सकते सपोज, और पूरी दुनिया की मुट्ठी खुली हुई मैनिपुलेशन हो रही है, एक दूसरे का बना रहे हैं, ठीक है? तो होगा क्या, एक चीज है जो स्थिर है, मैनिपुलेट नहीं कर सकता दुनिया की ताकत। तो ये जग जाहिर है कि वो पैसा अट्रैक्ट कहाँ होगा? मैनिपुलेशन से निकल के जो चीज मैनिपुलेट नहीं हो सकती उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। आज वो गोल्ड आपको दिखा रहा है, सदियों से दिखाता है। तो बस यही समझिए कि क्या बिटकॉइन को मैनिपुलेट कर सकते हैं? हाँ, ईटीएफ्स और ये सब चीजें उसके उस पे मत जाइए। वो लीवरेज और ये सब चीजें फाइनेंशियल मार्केट बेसिक स्ट्रक्चर को, क्या बिटकॉइन को हम बदल सकते हैं? क्या उसके कंसेंसस मैकेनिज्म को बदल सकते हैं? क्या उसकी नोट्स को चेंज कर सकते हैं? क्या उसके लेजर में जाके चेंज कर सकते हैं? ये जो बिटकॉइन की पावर है चेंज ना होने की और मैनिपुलेट ना होने की, ये जो उसकी सादगी है, ये जो उसका चेंज ना होना या उसकी ट्रांसपेरेंसी, ये जो पूरी दुनिया उसको मिलके जो 4 साढ़े 4 लाख नोड्स मिलके उसको जो चला रही हैं, ये उसको शक्ति प्रदान करता है। वही गोल्ड की शक्ति है, वही बिटकॉइन की शक्ति है कि जब पूरी दुनिया आपका बनाने में लगी है, तो ये वो 2 एसेट क्लास है जो कहते हैं कि भैया ना हमें कोई बना सकता है, ना हम किसी को बना रहे हैं। हम ओपन है और ट्रांसपेरेंट है। ये वो शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि ये स्टोर ऑफ वैल्यू है। बाकी तो क्या है आप देख रहे हो। लेकिन जाते-जाते मैं एक और चीज़ आपको समझाऊँ। देखो गाइस, प्रॉब्लम एनवीडिया में या बबल, जैसे डॉट कॉम का बबल अब आया था, मतलब मैं इसको ऐसे समझो, डॉट कॉम का बबल आपने सुना होगा, बबल बबल डॉट डॉट, हाँ बबल आया था, बबल फटा था। लेकिन क्या डॉट कॉम खत्म हो गया था? नहीं, इंटरनेट उसके बाद कितना बड़ा हो गया, कितना विशाल हो गया, कितनी कंपनीज आई। हमेशा हर बबल में ये कहानी आएगी। वो बबल अनफॉर्चुनेटली अभी फट रहा है, आपके सामने है। लेकिन क्या एआई खत्म हो गया? नहीं, एआई की डिमांड है, एआई हमेशा बढ़ेगा। एआई एआई की कंपनीज की वैल्यूएशन में करेक्शंस आ रही हैं।
और उन वैल्यूएशन का इम्पैक्ट, क्योंकि आज क्रिप्टो मार्केट अभी इतनी छोटी है कि क्रिप्टो मार्केट और उधर कुछ होता है तो इधर कुछ हो रहा है, ठीक है? गाइस, तो अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ऑल आई एम सेइंग, आई ऑलवेज टोल्ड यू 7 टू 8 इयर्स का पर्सपेक्टिव रखा करो, कम से कम 2 हाल्विंग का अपने को टाइम दिया करो। बिटकॉइन का फ्यूचर ब्राइट इसलिए है, हाँ, मैंने बिटकॉइन में देखो अब ना इंस्टीट्यूशंस आने से रिटर्न्स कम हुए हैं, और साइकिल्स में आप ये ऊपर-नीचे आप ये देख रहे हो, हाई लीवरेज है, फंड्स ज़्यादा निकलते हैं इंस्टीट्यूशंस के, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब चीज़ें होंगी, जैसे-जैसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन आएँगे, एक एसेट क्लास थी जब 200-300 बिलियन यूएस डॉलर की थी, अब वो 2 ट्रिलियन मार्केट कैप की, तो ऑब्वियसली उसमें वॉलेटिलिटी भी कम होगी, रिटर्न्स भी कम होंगे। लेकिन फिर भी आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है, यार मेरे को 20% से ज़्यादा ग्रो करना है, मेरे को महँगाई की दर है 10%, 12%, तो भाई मेरे को ग्रो करना है 20%, 25%, 30%। अभी तक बिटकॉइन ने 88% के आसपास का रिटर्न दिया है पिछले 10-11 सालों में। तो क्या वो आगे देगा? हो सकता है इससे कम हो जाए, लेकिन फिर भी वो इतना तो देगा गाइज़, कि जितना आपको और भी कोई एसेट क्लास नहीं देगी। तो आपको घबराने की क्या बात है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अभी भी पूरी दुनिया में 300 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टेबल मनी है। उसमें बिटकॉइन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो आप सोचते हो कि अभी भी बहुत बड़ा है। गोल्ड का अगर देखो तो 30 ट्रिलियन, 28 ट्रिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैप है, उसके सामने गोल्ड के सामने भी देख लो। जब आप ऐसे नंबर्स देखते हो तो बिटकॉइन हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड, बिकॉज़ फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको दुनिया बनाने में लगी हुई है, और बिटकॉइन और गोल्ड कह रहे हैं, ना हम बनाते हैं, ना हम बनने देंगे। ठीक है? विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच।